आइए अब करें प्रश्नावली 1.3 के सवाल को। चलिए पूरे एनर्जी के साथ हम इस सवाल को पूरा करेंगे अब, क्योंकि हम लोगों ने उदाहरण के सारे सवाल कर लिए हैं, तो इसमें तो एकदम बिल्कुल ये चॉकलेटी हो गया है। अब इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आइए धड़ाधड़ से इसको हल करें। लिखा तो वही है, सिद्ध कीजिए। √5 हो या फिर √7 हो, कुछ भी हो, तरीका सेम टू सेम एज इट इज अपनाना है, नया कुछ नहीं करना है। तो आइए इसी बात पे हम इसको हल करना शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ वही √2 की जगह पे √5 लिख लिया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। मानेंगे? मानिए, लिखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। P तथा Q पूर्णांक है। ये भी लिख लीजिए कि P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। और एक चीज लिख लीजिए, और P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। या फिर तो आप इसको ये लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे P तथा Q सह अभाज्य संख्या कहिए, या फिर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक कहिए। मैं एक ही लिखूंगा। आप थोड़ा सा आगे ज्यादा बढ़िया रहता है, कंसेप्ट क्लियर होता है इससे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तब क्या होगा? तब जब हम इस √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, लिख ही सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ाइए। Q इधर भाग इधर आके क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुना हो जाएगा, तो Q इधर गुना हो गया। अब देखिए क्या है, अब क्या है, इसको हम लोग कहेंगे समीकरण 1 कहेंगे। तो हम लोग फिर यहां लिखते हैं दोनों पक्ष वर्ग करने पर अब दोनों पक्ष वर्ग करते हैं। वर्ग क्यों करना पड़ा? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर वर्ग ही क्यों करना पड़ता है। देखिए मैं समझाता हूं। ये जो आप P देख रहे हैं, P है, P परिमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिमेय ये जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। इस बराबर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए बच्चों हमें परिमेय संख्या इज इक्वल टू परिमेय संख्या करना पड़ रहा है। इधर भी परिमेय संख्या, इधर भी परिमेय संख्या करना पड़ रहा है। इसीलिए दोनों पक्ष वर्ग करेंगे। इधर हम लोग वर्ग कर देंगे, इधर वर्ग कर देंगे। इससे क्या होगा कि 5 का जो रूट है ये खत्म हो जाएगा। बस इस उद्देश्य से हम लोग वर्ग कर रहे हैं, दूसरा इसका कोई काम नहीं है। चलिए, तो √5Q इधर भी हम लोगों ने वर्ग कर दिया, और ये P इधर भी हम लोगों ने वर्ग कर दिया। तो क्या होगा? तो √5 का जो रूट है स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, और Q का तो नहीं खत्म होगा, Q के पास रह ही जाएगा, और इधर हो जाएगा P²। चलिए अब मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। अब देखिए 5 क्या है? 5 इधर गुना इधर आके क्या होगा? भाग। आप कहेंगे भाग होगा, तो Q² इधर बचेगा, इधर हो जाएगा P²/5। अब देखिए 5 किसको भाग दे रहा है? P² को। कितने बार में? Q² बार में। 5 P² को भाग दे रहा है। अब यहीं से देखिए कॉन्ट्राडिक्शन शुरू है, विरोधाभास
यहीं से आप देख लेंगे, ये जो p देख रहे हैं, p का उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात p का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते p का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड 1 आना चाहिए था, लेकिन यहां कितना आया? 5 आया, अर्थात 5 से भी भाग लग रहा है। जैसे एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा 18 है और मैं कहूंगा ये 18 जो है ना, ये 2 से भाग लग रहा है। इससे सिद्ध है कि इस 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 भी है, इसीलिए 2 से भाग लग रहा है। इस 18 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये देखिए मैं कर रहा हूं, 2 नमा 18, 3 तिया 9, तो क्या आया? 2 गुना 3 आया। इससे सिद्ध है कि बच्चों ये जो 18 देख रहे हैं, 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 भी है, तभी तो वो 2 से 18 पूरा पूरा भाग लग रहा है, तभी तो लग रहा है, नहीं तो लगता ही नहीं। भाग तभी लगेगा जब ऊपर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड नीचे वाली संख्या हो। इससे सिद्ध है कि पी स्क्वायर जो संख्या है, पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, जिससे पूरा पूरा भाग लग रहा है। जबकि हम लोगों ने पी का जो अभाज्य गुणनखंड माना है वो उभयनिष्ठ पी का भी एक ही आएगा और क्यू का भी एक ही आएगा। लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड आपने देखा कितना है, यहाँ पे 5 से भाग लग रहा है, कितने बार में? क्यू स्क्वायर बार में भाग लग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, यहीं से अब काम शुरू करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, क्योंकि पी 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए प्रमेय 1.3 के आधार पर क्या होगा? इस कल हम लोगों ने पढ़ा है कि पी स्क्वायर को जब 5 पूरा पूरा भाग लगा रही है तो पी में स्क्वायर ना भी करे ना, फिर भी भाग लगा देगी, ये लगा देगी। जैसे मैं कहूंगा 18, और कोई भी संख्या लीजिए, मैं कहूंगा इस 2 के स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा है, ठीक है, लग रहा है, तो 2 में स्क्वायर नहीं करेंगे ना तो भी तो 2 से भाग लग रहा है। ये हर संख्या पे मेरे प्यारे बच्चों लागू होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, और फिर आपके पास एकमात्र ही उपाय रहेगा रट्टा मारना, और रट्टा मार के कोई भी विद्यार्थी आज तक टॉप नहीं कर पाया है, सफल नहीं हो पाया है। रट्टा मार के आप कुछ देर के लिए चीज़ों को याद कर लेंगे, हमेशा नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा समझने का प्रयास करिए। इसीलिए प्रमेय 1.3 के आधार पे 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अतः हम लिख सकते हैं p बटा 5 कितने बार में भाग लगाएगा, ये बताइए। कितने बार भाग तो लगाएगा, कितने बार में? कुछ भी बताइए, ए बी सी डी ई एफ, क्या कुछ भी। चलिए मैं के लिख देता हूं, क्योंकि कल भी हम लोगों ने के ही लिखा था, तो आज भी तो पहले भी हम लोगों ने के लिखा था, अब हम लोग अभी भी के ही लिखेंगे। अब देखिए यहां पे करता हूं, यहां पे थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए 5 क्या है, इधर भाग, इधर आके क्या आएगा? आप कहेंगे सर गुना आएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 5k। p बराबर कितना हो जाएगा? 5k। अब इसको कह लीजिए, आप चाहे तो आप समीकरण का नाम दीजिए, नहीं तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं कहूंगा आप इसको कम से कम समीकरण 1 कह लीजिए, ये वाला, इसको कहिए। चाहे तो लिख सकते हैं, इसको भी आप समीकरण 1 कह सकते हैं। नहीं, एक हमने पहले लिख लिया है, इसको 2 कह लीजिए, इसको 2, ये समीकरण 2 है।
और इसको कह लीजिए समीकरण 3, या फिर इसको और हल करते हैं हम लोग। चलिए लिख ही देते हैं, 3 कह देने में कोई दिक्कत थोड़ी है, समीकरण 3। तो अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए P का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P का जो गुणनखंड था वो 1 आना था, निकला कितना 5। अब Q की बारी आई है, Q की बारी आई है तो P की जगह पे कहीं ना कहीं हमें मान रखना पड़ेगा। आप समीकरण 1 को देखिए, P का मान है √5Q, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में, यहां से लिख लेते हैं समीकरण 3 में P का मान रखने पर तो समीकरण, अब रखिए P की जगह पे मान रखिए, P की जगह पे क्या है, यहां देखिए समीकरण 1 में P बराबर है √5Q बराबर में 5K। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए इधर 5K तो परिमेय संख्या है, या ये कहिए पूर्णांक है, परिमेयी संख्या कहिए कि नहीं, कुछ तो इसके नीचे एक तो है, इसीलिए कोई भी, ये तो परिमेय संख्या है, 5K परिमेय संख्या है, और यहाँ पे √5 है, ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय बराबर अपरिमेय कैसे हो जाएगा। ये बीच में जो बराबर आप देख रहे हैं, इस बराबर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हमें फिर दोनों पक्ष वर्ग करना पड़ेगा। कर लीजिए, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, चलिए फटाफट हम लोग वर्ग कर लेते हैं। √5Q इधर भी हम लोगों ने वर्ग कर लिया, और इधर 5K इधर भी हम लोगों ने वर्ग कर लिया। तो 5 का जो रूट है, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, आप कहेंगे 5 बचेगा। Q का स्क्वायर है, Q का स्क्वायर रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, आप कहेंगे 25। K का स्क्वायर कितना, K स्क्वायर। अब देखिए 5 से भाग लग रहा है, कितने बार में भाग लग रहा है 5 से, आप कहेंगे 5 बार में। थोड़ा सा एक स्टेप में बढ़ा रहा हूं K। अब देखिए 5 इधर गुणा है K से, इधर आके कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब देखिए आप, अब नजर डालिए इस पे, इसको समीकरण 4 कह लीजिए, इसको समीकरण 4 कह लेते हैं। अब आपने क्या देखा, देखिए यहां पे यदि आप देखेंगे 5 P स्क्वायर को भाग दे रही, यहाँ P स्क्वायर को भाग दे रही, तो हम समझेंगे P को भी भाग दे रही है। यहां देख लीजिए 5 P स्क्वायर को भाग दे रही है, और यहां क्या, इसको समीकरण 4 कह लीजिए। हम लोग कहेंगे चूंकि 5 P स्क्वायर को क्या कर रही है, अब देखिए 5 Q है, यहाँ पे 5 Q स्क्वायर को विभाजित करती है, 5 Q स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसीलिए प्रमेय 1.3 के आधार पर 5 Q को भी विभाजित करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। अतः चाहे तो इसको लिख लीजिए, अतः Q/5 बराबर में कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी Q/5। ये यहाँ पे हम लोगों ने K लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, M लिख लीजिए, कुछ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब इन पे गौर करिए, अब इन पे गौर करिए, देखिए इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, ऐसा करिए, थोड़ा सा बच्चों आपने लिख लिया, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता हूं, इसको हम लोग कहेंगे 3, और यहाँ पे इसको 4 बना लेते हैं हम लोग, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको 4 बना लीजिए, तो यहाँ भी हम लोग 4 ही कह लेंगे, यहाँ पे 4, इसको मेरे प्यारे बच्चों 5 कह लेते हैं, इसको समीकरण 5 कह लेते हैं, और ये कह लेते हैं 6। अब देखिए, अब 3 और 6 को देखिए, जब आप 3 को देखेंगे तो 5 P को विभाजित कर रही है,
और जब आप 6 समीकरण 6 को देखेंगे 5 क्यू को विभाजित कर रही है। इससे सिद्ध है जब विभाजित कर रही है तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड 5 है और पी का भी अभाज्य गुणनखंड 5 है, जबकि हमने माना क्या है, पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 1 है। लेकिन आगे चल के पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए कितना आया, 5 आया। यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ, यहीं से विरोधाभास उत्पन्न हुआ। चलिए मैं इसको आप पूरा एक बार नोट कर लीजिए, इसको आप पूरा लिखिए एक बार, ठीक है। जगह तो है नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पे उसको पूरा करते हैं। तो समीकरण किसको हमने देखा, समीकरण 3 और 6 में, समीकरण 3 और 6 में ऐसे हम लोग लिखेंगे, समीकरण 3 और 6 में, यहां पे समीकरण 3 और 6 में, समीकरण 3 और समीकरण 6 में पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है, 5 है, जो हमारी पूर्व यानी पहले पूर्व की मानना का विरोध करती है, विरोध करती है। अतः अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना था। यहां पे बस ये हमें सिद्ध करना था। एक बार चलिए इसको पूरा देखिए, एक बार इसको पूरा देखिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो आपने क्या देखा कि किस तरीके से हम लोग सिस्टमेटिक चले, एक एक चीजें हम लोगों ने ली। क्या आपने इसका लिख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका लीजिए, इसका ले लिए, इसका यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका लीजिए, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक, ये देख लीजिए। तो देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने किया, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम चले और लास्ट में इसको हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में क्या है, एक बार इस पे नजर डालिए, देखिए क्या है। दो तो आप कहेंगे, फिर कहेंगे वही बात कि बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। चलिए आसान है तो हम लोग करते हैं। फिर क्या लिखा है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए कहा है। बस सिंपल, कुछ नया नहीं करना है, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे पहले एक बार हल लिखेंगे और वही पुरानी बातें, माना कि माना कि बच्चों इतनी बार लिखना है कि ये रिपीट हो जाए, लिखते 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 अभ्यास हो जाए। 2 लाभ होंगे, एक तो राइटिंग आपका ठीक होगा, एक राइटिंग स्किल, लिखने का स्किल बढ़िया होगा। दूसरी बात, सवाल पे पकड़ आपका हैवी बनेगा। इसलिए हम लोग बार बार लिखेंगे, लिखना ही है क्योंकि अलग अलग सवाल है तो लिखना ही है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम
पी बटा क्यू के रूप में पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू बराबर 0 नहीं है तथा पी और क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, और लिख लीजिए पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड 1 है। या फिर इसमें ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट वाला ये सिर्फ √5 रहता तो इसमें लिखना था वो चीज, ये नहीं है तो ये आसानी से ही खत्म हो जाएगा, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तब क्या, तब देखेंगे 3 + 2√5 बराबर में क्या, आप कहेंगे सर पी बटा क्यू। ठीक, हो गया। अच्छा ये बताइए 3 प्लस है उधर जाके क्या बनेगा, उधर आके क्या बनेगा, आप कहेंगे इधर आके माइनस बनेगा। इधर आके क्या बनेगा, 3 प्लस इधर आके माइनस बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, चलिए इसको पहले हल करते हैं। तो 2√5 बराबर, तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्यू गुना ए करेंगे क्यू होगा, और ये हो जाएगा p माइनस में 3। क्यू एक बार में p, ये क्यू बार में 3q हो जाएगा, यहाँ पे आप करेंगे तो इधर अब देखिए कैसे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना है, इधर लेके आ जाइए, 2 इधर गुना है, इधर क्या हो जाएगा, तो p माइनस 3q बटा में, अब देखिए 2 गुना है q से, इधर गुना हो जाएगा 2q। इसको कहिए समीकरण 1। अब समीकरण 1 में देखिए देखिए p भी पूर्णांक है, 3q भी पूर्णांक है, और 2q भी पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे तो परिमेय संख्या आएगा, और लेकिन इधर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध है, क्या सिद्ध है, इससे सिद्ध है कि ये अपरिमेय संख्या है। बस अब 2-4 है, भाषा लिखिए। मैं यहां से हम लोग करना शुरू करेंगे, इसकी भाषा लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे चूंकि चूंकि p 3q p 3q तथा ये 2q 2q क्या है बताइए, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है इसीलिए तब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे p माइनस 3q बटा में 2q। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो आगे इसमें बढ़ना ही नहीं, यहीं पे तो मेकअप कर रहा है, यहीं पे तो कांड कर दिया। देखिए इधर तो अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय भाई साहब बराबर कहां से होगा, ये तो यहीं पे डिसबैलेंस हो गया, ये तो यहीं पे डिसबैलेंस हो गया। आगे हमें बढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं से हम लोग कर लेंगे। तो अब देखिए बस अब लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों पक्ष, दोनों पक्ष आपस में विरोध समीकरण 1 में दोनों पक्ष आपस में विरोध कर रही है, विरोध कर रही है। ठीक है, समीकरण 1 में दोनों पक्ष आपस में क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अतः अतः हम कह सकते हैं
हैं कि क्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इसको लिखिए। बस इसमें कुछ नहीं करना था, विरोध तो यहीं पे उत्पन्न कर दिया, विरोध ये यहीं पे उत्पन्न कर दिया, तो इसीलिए इससे आगे हमें चलने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे विरोध उत्पन्न कर दिया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि हम लोग करेंगे अगला सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने लिख लिया इसको? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे प्यारे बच्चों कई बार प्रैक्टिस करिए, पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिए और बिहार बोर्ड में 450 पार का जो सपना है इसको पूरा करिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का देखिए 3 नंबर में क्या सवाल है। 3 नंबर में क्या है, एक बार 3 नंबर को देखिए। देखिए 3 नंबर में क्या है लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1 नंबर, 1 नंबर में लिखा है 1/√2 अपरिमेय, अपरिमेय तो है ही, सिद्ध करना है। तो चलिए शुरुआत ही करेंगे क्योंकि ज्यादा इस टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, और P तथा Q का अभाज्य उभय निष्ठ गुणनखंड 1 है। आप चाहें तो आवाज लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवाज को मैं हटा ही देता हूं, एक नहीं तो थोड़ा भाषा चेंज हो जाएगी तो अच्छा सा भी नहीं लगेगा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, और P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। चलिए अब करते हैं, तब क्या, तब हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/√2 बराबर में P/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, Q बराबर √2P, समीकरण 1 कहिए इसको। अब समीकरण 1 हमने कह दिया, समीकरण 1 हमने कह दिया। अब देखिए इधर है परिमेय, इधर अपरिमेय, तो हमें दोनों साइड परिमेय बनाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्ष वर्ग करने पर दोनों पक्ष हम लोग वर्ग करेंगे। तो चलिए मैं यहां कर देता हूं, तो इधर भी हम लोग वर्ग करेंगे, Q इधर भी वर्ग, और यहां √2P इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने से क्या हुआ, देखिए Q स्क्वायर हो गया और
रूट और स्क्वायर हट गया, 2 बचा, और ये पी का स्क्वायर बच जाएगा। तो 2 गुना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर भाग होगा क्यू स्क्वायर बटा में 2 बराबर में पी स्क्वायर। अब देखिए क्या लग रहा है आपको, अब देखिए यहाँ 2, ये देखेंगे यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर से विभाजित हो रही है। अब हम लोग यहां करेंगे, इसको कह लीजिए समीकरण 1, इसको हम लोग कहेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 2 कह लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ 2 क्यू स्क्वायर को 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसीलिए इसीलिए प्रमेय 1.3 के आधार पर आधार पर 2 पी को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। अतः अतः हम कह सकते हैं Q बटा 2 बराबर में K, सेम टू सेम चल रहे हैं, Q बटा 2 बराबर K, इसको समीकरण हम लोग 3 कह लेंगे। समीकरण क्या कह लेंगे, 3। तो अब इसको थोड़ा सा हल भी कर लेते हैं, समीकरण 3 कह के आगे हल भी कर लेते हैं। Q बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2K हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, यहां पे हम लोग लिखेंगे, चलिए इसको समीकरण 4 ही कह लीजिए, यहां पे बन रहा है तो कह लीजिए। समीकरण 4 में Q का मान रखने पर, अब Q का मान कितना है देखेंगे, Q का मान कितना है, तो Q बराबर है √2p। तो यहां पे हमें लिखना है √2p बराबर में 2K। Q की जगह पे हम लोगों ने मान रख दिया √2p। अब फिर दोनों पक्ष वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्ष हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं दोनों पक्ष वर्ग, √2p इधर भी स्क्वायर, और ये 2K जो देख रहे हैं इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जगह का अभाव हो गया, बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको पीछे वीडियो पॉज करके इधर उधर करके भी आप लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़े, था क्या इधर, इधर देखिए क्या था, और √2p², देखिए यहां पे हटेगा, थोड़ा सा एक स्टेप मैं यहीं पे कर लेता हूं। देखिए रूट और स्क्वायर हटेगा तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, 2p, बराबर में क्या, 2 का स्क्वायर होगा 4 बराबर में k², यही हो जाएगा। तो 2p बराबर में यहां पे स्क्वायर लगेगा, 2p² बराबर 4k², ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहां देखिए क्या हो गया, 2p² बराबर में 4k², ये है। देखिए 2 से ये भाग लग रहा है कितने बार में, आप कहेंगे 2 बार में, और 2 गुणा है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, इधर तो आके भाग हो गया। क्या देखा आपने, चलिए जो देखा वही लिखिए। चूंकि 2p² को क्या करती है, विभाजित करती है,
क्योंकि 2p² को विभाजित करती है, इसीलिए प्रमेय 1.3 के आधार पर 2p को भी विभाजित करेगी, अतः p/2 बराबर में कुछ भी लिख लीजिए, मैं m लिख रहा हूं, समीकरण आगे लिखिए। इसको समीकरण लिखना है तो हम लोगों ने कितना लिख दिया, देखिए अभी तक हम लोगों ने 4 समीकरण लिख दिया है, एक वहां लिखा है, दूसरा यहां बनाया है, तीसरा यहां, चौथा यहां, 5वां समीकरण हम लोग यहां बना लेते हैं। इसको कहेंगे समीकरण 5। जहां जहां हमें समीकरण की आवश्यकता है वहां वहां हम लोग समीकरण बना लेंगे। तो अब देखिए समीकरण 5 में देखिए 2p से भाग लग रही है। अब समीकरण यहां देखिए, समीकरण 2 यहां, समीकरण 3 देखेंगे तो 2 यहां q को भाग दे रही है, अतः हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 व 5 में, समीकरण 3 और 5 में लिखिए समीकरण 3 और समीकरण 5 में, समीकरण 3 और समीकरण 5 में p तथा q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड दो है, जो हमारी पूर्व मतलब पहले की मानना का विरोध करती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना था। ये सिद्ध करना था। चलिए एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो समीकरण 3 और 5 से ही विरोधाभास उत्पन्न हो गया। पहले हम लोगों ने देखिए क्या माना था, पहले हम लोगों ने क्या माना था कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है, और p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए। लेकिन सवाल में जब समीकरण 3 हमने देखा तो q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2, 1 यहां भी नहीं आया। हम लोगों ने सोचा शायद p में ऐसा हो जाए। आगे चल के हम लोगों ने समीकरण जब 5 देखा तो p का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही आया। तो समीकरण 3 और 5 में p तथा q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है, जो हमारी पूर्व की मानना का विरोध करती है। क्योंकि पूर्व में हमने क्या माना था, पूर्व में हमने ये माना था कि p और q का जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो 1 होगा, और निकला कितना, 2, जो हमारी पूर्व की मानना का क्या करती है, विरोध करती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये था। चलिए अगला सवाल करें, ये करते हैं, बहुत ही मजा आएगा इसमें। ये उतना लंबा चौड़ा नहीं है। इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं ना, वो करते करते आपको एक एहसास हो जाएगा कि कौन से सवाल कितने पानी का है, ये कहाँ तक जाएगा, ये आपको ऐसे ही करते करते बच्चों पता चल जाएगा। आइए करते हैं इस सवाल को। क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं मतलब 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
सेम टू सेम काम, कोई भी अंतर हमें नहीं करना है। लिखेंगे माना कि 7√5 एक क्या है बताइए, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। अब यहां पे कुछ बच्चों को डाउट होता है, आप कहेंगे सर इसको आधा ही छोड़ दिया, यहां भी तो लिखना था P और Q का अभाज्य गुणनखंड एक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार के सवालों में वो लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपका इधर उधर नहीं होगा। इस तरीके के सवाल में ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए तब क्या होगा, 7√5 बराबर में P/Q, ठीक है। अच्छा ये बताइए 7 क्या है, इधर देखेंगे 7 क्या है, आप कहेंगे गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो P/, में कितना हो गया, आप कहेंगे सर 7 क्यों हो गया विरोधाभास, समीकरण 1 कहिए हो गया। अब देखिए √5 अपरिमेय संख्या, P पूर्णांक है और 7 क्यों भी पूर्णांक है। इससे सिद्ध है जब पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे कौन सी संख्या निकलेगी, इधर आप कहेंगे सर परिमेय संख्या निकलेगी। तो इधर परिमेय संख्या है तो इधर भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन इधर है अपरिमेय संख्या, तो दोनों पक्ष आपस में यहीं पे विरोध कर दिए। अतः हम कह सकते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा भाषा सीखिए, ऐसे लिखिए चूंकि, ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये चूंकि का चिन्ह है, ठीक है। चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि P Q ऐसे लिखिए, तो P तथा 7Q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, इसीलिए अच्छा जब P तथा 7Q एक पूर्णांक है तो P/7Q क्या होगा, हम तो जानते हैं कि पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे तो परिमेय संख्या होगा, तो P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये तो परिमेय संख्या है, समीकरण 1 में दोनों पक्ष आपस में विरोध करती है, अतः हम कह सकते हैं, अब दोनों पक्ष विरोध करती है, इधर अपरिमेय इधर परिमेय इधर अपरिमेय, दोनों पक्ष आपस में विरोध कर दी। समीकरण 1 में दोनों पक्ष आपस में विरोध करती है, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
बस इसको लिखिए, हो गया, बस इतना ही करना था इसमें, दैट्स ऑल। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग करेंगे अगला सवाल। आगे का सवाल क्या रहेगा ये आप बताइए। क्या आपको ये सवाल समझ में आ रहा है? यदि सवाल समझ में आए तो कमेंट करके हमें बताइए, और कुछ सुझाव यदि देना चाहें तो वो भी हमें कमेंट करके आप दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल करें। इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता, बहुत ही ज्यादा कम पावर वाला है। इसको मैं कम पावर वाला कह रहा हूं क्योंकि ये रियल में ये कम पावर का है। देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए कहा है, तो ये भी बच्चों बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक, तब लिखिए 6 + √2 बराबर में P/Q। अब बताइए 6 प्लस इधर जाके क्या होगा? 6 प्लस है बराबर के उधर जाके क्या होगा? आप कहेंगे माइनस होगा। P/Q माइनस में 6। चलिए अब भिन्न का भाग करिए, सॉरी भिन्न का घटा करिए, तो करेंगे तो नहीं कुछ, तो इसके नीचे ये Q और एक का लघुत्तम निकालेंगे, Q ही निकलेगा। Q से Q में भाग देंगे, एक बार में भाग लगेगा, 1 गुना P करेंगे, P ही निकलेगा। माइनस 1 का 1 में Q से भाग देंगे, Q बार में भाग लगेगा, Q गुना 6 करेंगे, 6Q होगा। इसको आप समीकरण 1 कह लीजिए। अब बस कुछ मत करिए, देखिए P भी पूर्णांक है, 6Q भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। अपूर्णांक को पूर्णांक से घटाएंगे तो पूर्णांक ही निकलेगा। जैसे 6 पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, थोड़ा छोटा लेते हैं इसे, 6 पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 3 भी एक पूर्णांक है, पूरा अंक है, दशमलव में तो नहीं है। और इसमें आप किसी पूर्णांक से भाग दे दीजिए, या 3 से दीजिए, 1 से दीजिए, किसी से भी दीजिए, चाहे तो आप जीरो नीचे ना हो, बस ये एक विशेषता है। हालांकि जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 है, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे जीरो ना हो, ये ध्यान रखेंगे आप। जीरो भी परिमेय संख्या, कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीरो भी परिमेय संख्या ही है। तो आइए बस अब लिखना है। इधर देखिए परिमेय संख्या, इधर अप्रमेय। परिमेय और परिमेय हो गया, विरोधाभास सिद्ध हो गया, ये अप्रमेय संख्या, बस लिखना है। तो बार बार कह रहा हूं, ये चिन्ह किस चीज का है? ये कौन सा चिन्ह है? यह चिन्ह है चूंकि। हम लोग लिखेंगे चूंकि P Q तथा 6Q पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। जब पूर्णांक है, अब पूर्णांक को जब पूर्णांक से ही भाग देंगे तो परिमेय संख्या आएगा। इसीलिए P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बस लिख लीजिए लास्ट में,
समीकरण 1 में दोनों पक्ष आपस में विरोध करती है। समीकरण 1 में दोनों पक्ष आपस में विरोध करती है, अतः हम कह सकते हैं कि क्या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, परमात्मा की दया से आज ये भी हमारा प्रश्नावली 1.3 भी संपन्न हुआ। एक बार आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको लिखेंगे। बच्चों, एक सवाल को 5 बार प्रैक्टिस करिए, 10 बार प्रैक्टिस करिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक प्रैक्टिस करिए। आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 को खत्म कर लिया है। कल हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.4 के सारे उदाहरण, फिर करेंगे प्रश्नावली। तो बने रहे हमारे साथ। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक फैलाएं इसको, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, मिलते हैं अब कल। आज इतना ही, धन्यवाद।